वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मेरे ऑफिस में टेलीफोन मिला गया, मैं दौरे पर था। उन्होंने पूछा घर का नंबर दो, घर का नंबर लिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मेरे घर पर नंबर आया, मैं दौरे पर था। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के मिलाओ, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में टेलीफोन गया कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से टेलीफोन है, धनी से बात करना है। सारे हरियाणा में ये बात फैल गई कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस और धनी से बात करना चाहता है, और क्या बात है वो चीफ मिनिस्टर को नहीं बताने के लिए तैयार, किसी को बताने के लिए तैयार नहीं। ये क्या तमाशा है, सारी गवर्नमेंट हिल गई। ये जो बातें हैं ये जब तक तो पैदा नहीं हुई तो कुछ नहीं थी, लेकिन इसका अहमियत देखिए, जब ये हो गया तो चीफ मिनिस्टर डरने लग गया, इसके तो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा। और ऐसे ही मैंने राष्ट्रपति तक जाना शुरू कर दिया, ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट। और फिर ये हुआ कि चूंकि ये यानी गवर्नमेंट कंडक्ट रूल्स को मैंने देखा कि क्या करना चाहिए, उसमें ये लिख रखा था कि अगर कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट हो, एजुकेशनल सब्जेक्ट हो या रिलीजियस सब्जेक्ट हो, इसमें गवर्नमेंट की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोई बात नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसलिए जो भी किताबें मैंने लिखी, मैंने सरकार को कभी लिख कर नहीं भेजा कि मुझे इजाज़त दी जाए, क्योंकि कंडक्ट रूल मैंने पढ़ लिए थे, ठीक है। और मेरी जवाब तलबी करने से पहले वो अफसर, जो भी कोई अफसर, यानी अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल है जो आपको लेटर लिखता है, वो इंडिविजुअल जो है वो घबराता था, ये धनी को लिखा जा रहा, भाई संभल के रखना। तो इस किस्म की मतलब यानी पावर रही। खैर, तो पहले मैंने जो किताब लिखी तो ये स्कीम बनी थी 1968 में। इंसिडेंटली आपको हैरानी होनी चाहिए, 1968, 32 का मेरा जन्म है, 36 साल की उम्र में हरियाणा की मैं नौकरी करता था, दिल्ली में मैं ऑन डेपुटेशन आ गया। ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन थी, आज भी होगी। उनकी मीटिंग में 2-3 बार मैं गया, जिस तरह से अब आपके सामने बात हो गई, तो जिसको जो बातें पसंद आएंगी, आप हो सकता है मुझे दोबारा बुला लें। तो ऐसे ही एसोसिएशन में कहा कि भी है, आप आया करो। मैं 2-3 मीटिंग में गया, उनको मेरी बातें पसंद आ गई। 2 साल का उनका टर्म होता था। उन्होंने कहा कि नेशनल प्रेसिडेंट किसको बनाना चाहिए। मेरी गैरहाजिरी में उन्होंने फैसला किया कि धनी को होना चाहिए। वो कई जगह से इकट्ठे होकर मेरे घर पर, मैं बंगलो रोड पर रहता था, उसमें करोड़ीमल कॉलेज के पास, वहाँ कई लोग इकट्ठे होकर आए, हाथ जोड़कर कहने लगे, वो सारे मेरे से ज़्यादा उम्र में बड़े, मैं 36 साल का, उनमें कोई 50 का है, कोई 55 का है, मेरे से ज़्यादा ओहदे वाले, कि जी दरख्वास्त है आप नेशनल प्रेसिडेंट बन जाओ एसोसिएशन के। मैंने सोचा मजाक कर रहे होंगे, मैं कैसे हाँ कह दूँ स्ट्रेट अवे। तो मैंने हाँ नहीं किया, बल्कि कहा कि जी आपका तो फैसला ही गलत लगता है मुझे, मैं बाहर का आदमी हूँ, मेरी उम्र छोटी है, मेरा ओहदा छोटा है, तजुर्बा कम है, वगैरह वगैरह। मैंने अपने खिलाफ 7 पॉइंट उनको दे दिए। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इस काम के लिए किसी और को चुनो। उन्होंने कहा जी आपके 7 के 7 पॉइंट हैं, वो सारे वैलिड हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो इन 7 को काट देता है। वो कौन सा पॉइंट है कि आपके नाम पर सभी यूनैनिमस हैं, जो दूसरे किसी पर नहीं है। मुझे 2 साल की टर्म के लिए 1968 में चुना गया, और 70 में अगले 2 साल के लिए फिर यूनैनिमसली चुना गया, सर्वसम्मति से। उसके लिए भी ये भी, यानी आपका दिमाग में अगर कोई बात रहे कि कुछ नया करना है, तो आप अपने आप से पूछिए और सिर्फ यहाँ ख्याल करिए, और आपके दिमाग में अपने बात टपकेगी। उस वक्त बाबू जगजीवन राम थे, सर्वे सर्वा दलितों में, शायद रेलवे मिनिस्टर थे, पता नहीं क्या थे, एग्रीकल्चर या रेलवे। तो 70 का जो हमारा एनुअल फंक्शन हुआ, 71 का, उसमें हमने सोचा कि उनको इनवाइट किया जाए। फिर एसोसिएशन में ये फैसला हुआ कि ये जितने हमारे MPs हैं, ये अलग अलग पड़े रहते हैं, वो किसी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे नहीं होते।
मेरे नेशनल प्रेसिडेंट होते हुए ये पहला ओकेजन था जब एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे देश के एससी और एसटी एमपीज मावलंकर ऑडिटोरियम में इकट्ठे हुए। और उसमें यानी मैं गलतियां हर आदमी करता है, मैंने भी गलती की, तो होना ये चाहिए था कि जब बाबू जगजीवन राम को इनवाइट किया है तो उनकी बड़ाई ज़्यादा करनी चाहिए थी। मैंने उनकी बड़ाई में तो बस यही कह दिया कि आप आए हैं, बड़ी मेहरबानी, और बाकी सारा का सारा मैंने डॉक्टर अम्बेडकर की बड़ाई कर दी। वो इतने दुखी हुए कि उसने सारा का सारा जो लेक्चर था, जिस तरह से ये खड़े हुए हैं, मैं यहाँ बराबर बैठा हूँ, प्रेसिडेंट तो मैं ही था, तो वो ऐसे करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये समझते हो, तो अम्बेडकर ने ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। क्या किया उन्होंने? सरकार में जो रिजर्व्ड पोजीशंस थी वो अपने 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 डिपार्टमेंट में उन्होंने वो पूरी करवा दी। मतलब बस वो फिलअप हो गई। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हर आदमी की ड्यूटी है, हर अफसर भी कर सकता है चाहे तो। लेकिन ऐसी गलती मैं कर गया और उसके बाद उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं रहा, कोई बात नहीं। लेकिन हम इस पॉइंट पर आते हैं। मैंने स्कीम बनाई कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है, एक श्रीचंद नाम का जाट अफसर था, वो मेरे मातहत था। मैं हेडक्वार्टर से वो ज़िले में आया तो सेवा टहल करना, यानी थोड़ा बहुत तो उसकी ड्यूटी होती है, कम से कम हाजिरी लगाना। तो तीन चार दिन का दौरा था। वो सुबह शाम मेरे पास बैठता था और मेरी बोलने की आदत थी और उनको सुनना पड़ता था। उसकी शक्ल से जाट लगता था, मूछें से ढंग से रखता था, मूछों से जाट लगता था। अगर वो बोले ना तो 100% आदमी कह गए तो देहाती जाट है। वो बातें सुनकर उसने जो बात कही, इतने कमाल की बात कही। उसके बाद मेरी लोहारों में एक बार मुलाकात भी हुई थी। मैं इलेक्शन का कुछ वो था निगरानी पर। उसने कहा कि सर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कि आप मरने के बाद जिंदा रहो। जरा इसको जरा खोल कर बताओ। तो कहने लगा जी मुझे ये तो पता नहीं कि किसकी कही हुई बात है, लेकिन मैंने किताब में पढ़ा है, इफ यू वांट टू लिव आफ्टर डेथ देन डू आइदर ऑफ द टू थिंग्स। दो में से एक काम करो, या तो कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने लायक हो, या कुछ ऐसा करो जो लिखने लायक हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, और आज मैं कह सकता हूं कि उसका अंदाज़ा 100% ठीक था, और मैंने अंदाज़ा लगाया। और आज ये आपकी जो आज की मीटिंग है ये भी उसमें गवाह रहेगी। मेरा इतना काम हो चुका है और मैंने इतना लिखा है, मेरा हर एक लफ्ज़ पढ़ने के लायक है। और मेरे जितने काम हैं, चाहे मेरे जो आश्रित हैं वो मुझसे नाराज भी रहे हैं, लेकिन वो ऐसे काम हैं जो लिखने लायक हैं और लोग लिख भी रहे हैं। जिस तरह से ये कैप्टन साहब ने ही इस किताब में फॉरवर्ड कैप्टन साहब का लिखा हुआ है। ऐसे ही कितनी मेरी किताबें हैं। हेड ऑफ द संस्कृत डिपार्टमेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी, हेड ऑफ द सोशियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी, हेड ऑफ फिलॉसफी डिपार्टमेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी, हेड ऑफ पब्लिक रिलेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी। और ये वृंदावन का आपका विशुद्धानंद शास्त्री नाम का कोई कुलपति होते थे, गुरुकुल विश्वविद्यालय, उनके मतलब यानी जितने बड़े बड़े आदमी, उन सब ने इतना कुछ लिख दिया है जो किताबों में भी है, और अब मैं भी उनको रिप्रोड्यूस कर देता हूँ और आप जैसे लोग भी कर देते हैं। तो ऐसा मतलब ये हुआ। और फिर लेकिन उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने अपने आप को बताया कि नौकरी मैं छोड़ नहीं सकता, और जब तक नौकरी में हूँ तब तक मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो लिखने लायक हो। इसलिए अब तो मुझे कंसंट्रेट इसी बात पर करना चाहिए कि कुछ ऐसा लिखूँ जो पढ़ने के लायक हो। तो वो मैंने ऐसा लिखा। फिर सोचा कि मेरा लिखा हुआ पढ़ेगा कौन, लिखो तो ऐसा पढ़ो जो दुनिया में कुछ तहलका मचाए। तो ये जो किताब है
मनवंतर सिद्धांत वाली, ये मैंने 1975 में तो सिद्धांत पेश किया। 26 यानी नेचर जो है वो भी प्लान करती है। आप अच्छे काम करते हैं तो हाँ, तो आप भगवान को माने या ना माने, लेकिन नेचर को तो मानोगे। नेचर ने ऐसी स्कीम बनाई, 26 जून को मीटिंग फिक्स हो गई 1975 को, वो कई हफ्ते पहले हो गई, और उसी 25 और 26 की रात को इमरजेंसी लग गई, और उसमें लिखा गया कि जितनी भी मीटिंग्स वगैरह सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पर मैंने लेक्चर देना था। सेक्रेटरी ने सबको टेलीफोन कर दिया, मुझे भी टेलीफोन कर दिया कि आपका लेक्चर तो आज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी लग गई है और सारी मीटिंग कैंसिल हो गई हैं। तो मैंने कहा मेरे से तो पूछ लेते, मैं IAS अफसर हूँ, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, आपने तो सिर्फ सुनना है, कोई आफत आएगी तो मेरे ऊपर आ जाएगी। तो कल अब तो टेलीफोन कर चुके हैं, टेलीफोन आप दोबारा कर दीजिए कि वो मीटिंग कैंसिल नहीं हुई है। उन्होंने मेरी बात मानी। जिस इमरजेंसी से सारी दुनिया डरती थी, उस इमरजेंसी से मैं नहीं डरा, और अगर नहीं डरा तो ये मेरी ताकत बन गई मेरे सारे ऊपर के ऑफिसर्स और मिनिस्टरों के लिए कि ये तो डरता ही नहीं। 28 जून को वर्ल्ड के अखबारों में उसके बारे में खबर छपी। नेचर की क्या प्लान थी? अगर ये इमरजेंसी नहीं लगती तो अखबारों में वही यानी सारी पॉलिटिक्स ही भरी रहती। पॉलिटिक्स के ऊपर तो उन्होंने बैन लगा दिया। अब अखबार खाली रहेंगे, क्या करें? खबर नहीं, अखबारों ने फैसला किया। एक दिन सोचा उन्होंने कि क्या किया जाए। 27 जून को उन्होंने सोचा, सारे अखबार वालों ने यानी एडिटोरियल खाली छोड़ दिया था 27 को। उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, अखबार को भरें कैसे, अगर खाली रखे तो बिकेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि रिलीजियस, एजुकेशनल और साइंटिफिक इन खबरों को प्रेफरेंस दो। और मेरी जो बात थी वो इन तीनों कैटेगरीज में आती थी। वो रिलीजियस भी थी, एजुकेशनल भी थी, साइंटिफिक भी थी। इसलिए इतनी बड़ी खबरें, कोई बैक पेज के ऊपर, कोई कहीं पर, कोई एडिटोरियल पेज के ऊपर, सारी दुनिया में फैल गई बात। उसको देखकर अभी वो जिंदा आदमी RD शर्मा नाम के खेलगांव में रहते हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो का वर्ल्ड ऑफ साइंस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं एंकर करते थे, एडिट करते थे। तो उन्होंने मेरा टेलीफोन ढूंढा और कहा कि मेरा पे एक प्रोग्राम है, आप दिल्ली में आ जाओ दौरा बनाकर, और आपको वर्ल्ड ऑफ साइंस प्रोग्राम में इंटरव्यू लेते हैं। मैं आ गया। उसने वर्ल्ड के यानी इंडिया के जो टॉप साइंटिस्ट थे, 4 वो और 1 मैं, और सबसे पहले मुझे दिए गए यानी 4 मिनट और उनको दिए गए उससे कम, जिसमें DS कोठारी शामिल थे, कैलाश और कुंद्रा जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के थे, वो एक कोई और थे। तो इस तरह से वो नेचर की प्लान थी। तो ये जो मैंने बनाया कि पहले ऐसा काम करो जिसमें कि पहले दिन ये ना हो जाए कि लोग पत्थर मारें कि धर्म के खिलाफ लिख दिया, कि फला के खिलाफ लिख दिया। तो ये हुआ शास्त्रों के हक में, और साथ में ये बात भी लिख दी कि शास्त्रों में फला बातें झूठी भी लिख रखी हैं। और उसके बाद जब ये इतनी शोहरत हुई, ये जो अगला एडिशन आया, इसमें पूरा चैप्टर है कि मेरे बारे में कितनी तारीफ है। मेरे बारे में दुनिया के विद्वानों ने इतनी तारीफ कर रखी है कि मुझे बिल्कुल आप लोगों को कहते हुए संकोच नहीं होता। जितनी बड़ाई मेरी हो चुकी है इन राइटिंग, और हमारे उन लोगों के जरिए जिनको हमारा दुश्मन माना जाता है, वीकर सेक्शन का दुश्मन माना जाता है, इतनी बड़ाई इतिहास में आज तक किसी दूसरे आदमी की बड़ाई नहीं हुई है, जो इसमें पूरा चैप्टर इसमें दे रखा है।